आवाज सही नहीं आ रही सर। मैं चालू कर दी है, अब आप लोग आवाज बंद कर दें। ठीक, मैंने लिखा एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किया, एक्स क्यूब इंटू वन ये लिखा, माइनस का वाई क्यूब इंटू वन माइनस का वाई क्यूब, आयोटा एक्स क्यूब तो आयोटा ऐसा कैसे ही एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई क्यूब। केवल रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। नाउ कंपेयर करें इसको u प्लस आयोटा v से, मतलब रियल को रियल से कंपेयर, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो u एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आ गए हमारे पास दोनों टर्म, रियल पार्ट हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट ये टर्म। नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको हम लिखते हैं लिमिट, नाउ सी आर इक्वेशन एट ओरिजिन। फॉर्मूला आपको लिखाया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यू एक्स जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो यू एक्स जीरो का मतलब y की जगह जीरो रखना है, तो इसमें y की जगह जीरो रखिए, y की जगह जीरो रखना है, तो ये टर्म दोनों टर्म फिनिश, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस यू जीरो जीरो का मतलब हो गया z इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या है, जीरो ही है, इसका मतलब u जीरो 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 और v जीरो जीरो भी जीरो और अपॉन में x माइनस जीरो, इसको इसका डिवाइड कर दें तो x और x कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 1। इसी तरह से डेल u अपॉन डेल y, तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू जीरो u जीरो y माइनस u जीरो जीरो अपॉन y माइनस जीरो, ये तो वो फॉर्मूला u जीरो y का मतलब x की जगह जीरो रखा है, x की जगह जीरो रखते हैं तो माइनस का वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का y माइनस जीरो अपॉन वाई माइनस जीरो, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 1। u जीरो y तो हो गया माइनस का y, ये टर्म जीरो अपॉन में y माइनस जीरो, इसको सॉल्व किया तो वैल्यू हो गई माइनस 1। Similarly, del v upon del x, limit x tends to zero, v x zero minus v zero zero upon x minus zero, v x zero, v के अंदर y की वैल्यू जीरो, तो ये टर्म खत्म, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वापस वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, लिमिट x tends to zero, x minus zero upon x minus zero, this is 1 and del v upon del y, limit y tends to 0 v 0 y minus v 0 0 upon y minus 0, limit y tends to 0 v 0 y का मतलब x की जगह 0 रख दें तो y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई y माइनस जीरो अपॉन y माइनस जीरो, दिस इज 1।
नेक्स्ट टर्म, इस लास्ट स्टेप से अगर हम देखते हैं तो यू एक्स वैल्यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 1, यू वाई इसकी वैल्यू हमारे पास आई -1, वी एक्स की वैल्यू आई 1 और वी वाई की वैल्यू आई +1। तो क्लियरली यू एक्स किसके इक्वल है? क्लियरली यू एक्स इज इक्वल टू है वी वाई, ये और ये टर्म इक्वल है, एंड यू वाई इज इक्वल टू है माइनस का वी एक्स, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये टर्म दोनों बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं therefore CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट ओरिजिन। ये तो अपना पहला पार्ट फिनिश, CR इक्वेशन सेटिस्फाई एट ओरिजिन। नाउ सेकंड पार्ट के लिए एफ डैश जेड का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। जो फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल जो होता है, प्रथम सिद्धांत से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, वो लिखा हमने। यहाँ पे भी एफ डैश जेड लिखे या एफ डैश 0 लिखे, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि हम जेड इक्वल टू 0 पर निकाल रहे हैं। तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0। लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड की वैल्यू हमारे पास थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ जीरो की वैल्यू 0 अपॉन जेड को हम लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 0। एफ जेड की वैल्यू लिख दी -0 अपॉन जेड की वैल्यू लिख दी एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 0। ये 0 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, और जेड हम जानते हैं कि ये लगता है। नाउ टेकिंग जेड टेंड्स टू 0 अलोंग द पाथ, मैंने कहा था पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो पाथ हम एज्यूम करेंगे कि हम किस पाथ के अलोंग लेना चाह रहे हैं। Now taking z tends to 0 along the path y is equal to mx, y equal to mx क्या हो गया? एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है। अब y equal to mx का मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ आ गए कि अगर मैं y equal to x लेता हूं तो ये लाइन, y equal to -x लेता हूं तो ये लाइन, y equal to 2x लेता हूं तो ये लाइन। इस तरह से पाथ आपके चेंज होते जाएंगे। तो एक जनरलाइज पाथ ले लिया है कि m की वैल्यू रखते जाओ तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथ मिलते जाएंगे। हमको ये बताना है कि अगर हम पाथ इंटरचेंज करते हैं तो एवरेज जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जब एवरेज जेड चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे कि एवरेज जेड यूनिक नहीं है, वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। कल डेफिनेशन लिखी थी कि एवरेज जेड की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और वह पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सर ये पाथ हमने एज्यूम किया या फिर दे रखा है? देखो एवरेज जेड कुछ नहीं किया मैंने, y की जगह क्या लिखना है mx, मतलब ये पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा? x में आ जाएगा। जेड क्या है? x प्लस आयोटा y, y की जगह mx लिख दिया, तो इसका मतलब x कॉमन 1 प्लस आयोटा m हो जाएगा। तो यहाँ पर भी z की जगह अब लिमिट क्या लग जाएगी? x टेंड्स टू 0। नेक्स्ट आते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या लिखा? एम क्यूब एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर
और इनटू में हो जाएगा x प्लस आयोटा mx। ये इसी के डिवाइड में ही है, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड में रहेगा, ये डिवाइड वाली टर्म और ये सिंपल टर्म, तो ये ऊपर जाएगी तो ये डिवाइड में आएगा। ये नेक्स्ट थोड़ा सा लिमिट वाला बात तो वापस बताना, x टेंड्स टू 0। एक सिंपल सी टर्म ध्यान देना, z टेंड्स टू 0 मतलब x प्लस आयोटा y टेंड्स टू 0, मतलब x प्लस आयोटा mx टेंड्स टू 0, मतलब x कॉमन 1 प्लस आयोटा m टेंड्स टू 0। ये तो कांस्टेंट टर्म है, बचा क्या, x टेंड्स टू 0। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब कॉमन, तो ये टर्म तो हो जाएगी 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा 1 प्लस एम क्यूब, पूरे में से x क्यूब कॉमन ले लिया, इधर x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर x कॉमन 1 प्लस आयोटा m, ये x क्यूब और x क्यूब कैंसिल। लिमिट लगाओगे आप तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि x क्यूब तो ऑलरेडी x पूरी टर्म से कट चुका है, तो 1 माइनस एम क्यूब प्लस आयोटा 1 प्लस एम क्यूब अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा एम। सिंस एक लाइन लिखेंगे, सिंस द वैल्यू ऑफ f dash 0 is depend on m, m पे डिपेंड कर रही है, क्यों, क्योंकि इस पूरी वैल्यू में कहीं ना कहीं आपको m दिखाई दे रहा है, और अब मैं m की वैल्यू 1 लेता हूं तो एक आंसर आ जाएगा, 2 लेता हूं तो दूसरा आंसर आ जाएगा, 3 लेता हूं तो तीसरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब f dash 0 की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, ऑन m, दैट इज डिपेंड ऑन पाथ, मतलब पाथ को चेंज करने पर वैल्यू चेंज होगी। Therefore fz is not an analytic, इसलिए fz क्या है, एनालिटिक नहीं है। वापस रिपीट, since the value of f dash 0 is depend on m, ये रहा m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, m की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखते जाएं तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब f dash 0 किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पर, और जब पाथ पर डिपेंड करेगा तो हम कहेंगे कि fz एनालिटिक। नाउ सेकंड क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8। Prove that fz is equal to square root of mod xy satisfy CR equation at origin but not analytic than it, but वहां एनालिटिक नहीं है, ये प्रूफ करना है। fz equals to square root of mod xy is satisfy CR equation at origin but not analytic than it, परंतु वहां वो एनालिटिक नहीं है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज आती है स्क्वायर रूट के अंदर मोड लगा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये तो टर्म क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब इमेजिनरी पार्ट। बट मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, चाहे x और y कुछ भी हो, इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 हम क्या लिख देते हैं, +-2, मतलब ये हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा, इमेजिनरी नहीं मिलेगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास पॉजिटिव टर्म है तो।
इसका मतलब हम लिख सकते हैं here fz equals to square root of mod xy, therefore uxy कितना हो जाएगा, ये पूरी टर्म, और vxy ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा रियल ही मिलेगी, इमेजिनरी नहीं मिलेगी। और जब इमेजिनरी नहीं है तो इसको जब आप कंपेयर करोगे u प्लस आयोटा v से, तो इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, और नहीं है तो इस केस में v हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। नाउ CR इक्वेशन, del u upon del x, limit x tends to 0, uxy minus u00 upon x minus 0, ux0 ये तो हुआ फॉर्मूला। ux0 का मतलब y की जगह 0, y की जगह 0 रखते ही ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। तो ये टर्म क्या बनी हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस 0 अपॉन 0 x माइनस 0, 0 में किसी भी टर्म का डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट del u upon del y, लिमिट y टेंड्स टू 0, u0y minus u00 upon y minus 0, सेम एज इट इज। जब आप x को 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0 अपॉन y माइनस 0, दैट इज 0। del v upon del x, लिमिट x टेंड्स टू 0, vx0 माइनस v00 अपॉन x माइनस 0, बट v की तो वैल्यू ही हमारे पास 0 है, v की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो टर्म क्या हो गई, 0 माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, दिस इज 0, एंड del v upon del y, लिमिट y टेंड्स टू 0, v0y minus v00 upon y minus 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, 0 minus 0 upon y minus 0, दिस इज 0। ये तो हो गई हमारे पास चारों टर्म, ux, uy, vx, vy चारों 0 है, तो क्लियरली ux equal to vy and uy equal to minus vx, therefore CR equations satisfy at origin। इसका मतलब CR equation satisfied है कहां पर, origin पर। now f dash 0, f dash 0 के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, लिमिट z टेंड्स टू 0, fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0। ये f0 नहीं दिया हुआ था, अंडरस्टूड है कि इसको 0 लिया जाता है, क्वेश्चन में दिया जाए या नहीं दिया जाए, दे रखा है तो वो लीजिए, नहीं दिया है तो 0 कंसीडर करते हैं। fz की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड xy माइनस f0 0, z को लिखा x प्लस आयोटा y, टेकिंग f dash taking z tends to 0 along the path, पाथ क्या लेंगे, y इक्वल टू mx, एक पाथ तो फिक्स है कि ये कंसिडर करना ही करना है। नाउ f dash 0, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, y की जगह mx, तो स्क्वायर रूट ऑफ x mx माइनस 0 अपॉन x प्लस आयोटा mx, x इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट x, अंदर टर्म बची अंडर रूट m अपॉन x कॉमन,
अंदर टर्म बची 1 प्लस आयोटा एन, एक्स और एक्स कैंसिल। since f dash 0 is depend on path, क्यों? क्योंकि आंसर जो है आपके पास किस फॉर्म में आया, n की फॉर्म में, x तो कट गया, आंसर किस फॉर्म में बचा, n। So since f dash 0 is depend on path, therefore it is not an analytic।